पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं है, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ, कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आज हमसे ज़रा बात करें। इनके सिटिंग मिनिस्टर्स राब्ते कर रहे हैं, लेकिन मैं ना उन राब्तों को कोई अहमियत देती हूँ, ना उन राब्तों का मैंने जवाब देना मुनासिब समझा है। आपको अपनी हुकूमत जाती नज़र आ रही है, तो आज आपको पार्लियामेंट याद आ गई है, आज आपको बातचीत याद आ गई है, और आज आपको NRO याद आ गया। ये NRO अब नहीं मिलेगा। अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल, हम समझते हैं कि अच्छा वो इस्टेब्लिशमेंट हो या ये कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया था। पहले ऑपोजिशन ने कहा कि हुकूमत से डायलॉग नहीं होगा, और अब वाजे कर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट से भी डायलॉग नहीं होगा। और ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत राब्ते कर रही है, मगर आज वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि हमने कोई राब्ता नहीं किया, मुज़ाकरात करेंगे तो सबके सामने करेंगे। नहीं, हमने तो राब्ता, हमारा तो कोई ऐसा हमारे ऑफिशियल लेवल पे कोई राब्ता नहीं हुआ है। ऑफिशियल राब्ता है सर, किसका? जिसने भी आपकी तरफ से हमारी गवर्नमेंट का एज सच ये इस वक्त कोई भी हमने ऑफिशियल लेवल पे नहीं किया। जब भी हम कोई मुज़ाकरात करेंगे या कोई उसकी जो TORs हैं वो सबके सामने, आवाम के सामने होंगे कि किन बुनियादों पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम सबके सामने करेंगे, हम वो चोरी छुपे नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी वाजे कर दिया कि मुझे धड़ाधड़ इस्तीफे मौसूल हो रहे हैं और 31 दिसंबर तक मेरी जेब में तमाम इस्तीफे मौजूद होंगे। ये भी कहा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये केस लेकर जा रहा हूँ कि हम अपनी सिंध हुकूमत की कुर्बानी दें, अब डायलॉग नहीं करना है, इस्तीफे भी दे देने हैं, और ना ही इदारों से करना है, ना ही हुकूमत से करना है, तो मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, हुकूमत से कह रहे थे नहीं डायलॉग करेंगे, अब कह रहे हैं इदारों से भी नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, देखें, इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है, आप मुझे ये बताएं कि पिछले 2.5 साल का उनका रवैया जो है वो डायलॉग करने का है। हमेशा जब उनको डायलॉग की ऑफ़र की गई है अपोजिशन की तरफ से, तो ये शेरवानी में महबूस जो अपना आदमी है जो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म, तो वो उसका आगे से क्या जवाब रहा है? उसने आगे से गालियाँ दी हैं, उसने आगे से तौहीन की है अपना अपोजिशन की। कोई उसका इंसानी रवैया नहीं है, कोई इंसानी कदरों का उसे पास नहीं है। तो ऐसे आदमी से कैसे गुफ्तगू हो सकती है? तो इसलिए जो इस वक्त PDM का मौक़िफ़ है या PMLN का मौक़िफ़ है कि इस हुकूमत से किसी किस्म की जो है वो गुफ्तगू नहीं हो सकती। हाँ, गुफ्तगू का जो एक यानी तरीक़ाकार या एक जो कंडीशन है वो ये है कि इस तहरीक के मकसद को और इसका जो मुतालबा है उसको वो तस्लीम करे, रिज़ाइन करे, और रिज़ाइन करने के बाद जो है वो फिर जो फ्री फेयर इलेक्शन है उनके लिए बिल्कुल PDM बैठेगी, PMLN बैठेगी, पीपल्स पार्टी बैठेगी और उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। नहीं, मगर साहब ये नहीं होगा, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, दूसरे आपके इदारों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, तो आखिर में आप डायलॉग करके अपनी पोजीशन से पीछे ही हटेंगे। इमरान खान आपका नहीं इस्तीफ़ा ले सके थे, आप उनका नहीं ले सकेंगे? नहीं शाहजेब, ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि ये नहीं होगा, यही होगा, और पिछले 70 सालों में ये नहीं हुआ तो ये मुल्क जो है ये इस नौबत को जो है वो पहुंचा है। PDM को जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है, जो मियां नवाज शरीफ ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, अगर ये 70 सालों में इस तरह से नहीं हुआ तो अब यही होगा तो मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा। ऐसा, मगर खुद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत में उनके इदारों के साथ ताल्लुकात कैसे थे वो बता रहे हैं। इस वक्त तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मेरे ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, इदारे कह रहे हैं कि हम जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़े हैं, तो आप कैसे कामयाब हो जाएंगे जब आज तक ये नहीं हुआ? आज तक ये नहीं हुआ तो इसीलिए तो हम इस हालत को पहुँचे हैं, इसीलिए तो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इसीलिए तो इस मुल्क में सिलेक्टेड हुकूमत है, इसीलिए तो ये मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, इसीलिए तो ये मुल्क कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। और हमारा अगर ये मुतालबा है कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, इस मुल्क में वोट को इज़्ज़त दी जाए या वोट के फ़ैसले को तस्लीम किया जाए, तो फिर अब ये होगा तो फिर ये सारा कुछ होगा ना। अगर ये नहीं होगा तो फिर ठीक है, फिर जिस तरह से चलता आ रहा है फिर चलता जाए।
नहीं, मगर साहब अगर आपने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, लॉन्ग मार्च खत्म करेंगे, उसके बाद धरना दे दिया, तो हुकूमत की जगह काउंटडाउन तो आपका शुरू हो जाएगा। इतने सारे लोगों का इंतजाम करना, उन्हें इस्लामाबाद की सर्दियों में संभाल के रखना, तो फिर आप ही डायलॉग करेंगे, अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे, नहीं हटेंगे? शाहजेब, इस बुनियादी मौक़िफ़ असूल के लिए हमें जो है वो जद्दोजहद करनी चाहिए, और इस जद्दोजहद के में करते हुए जो है इसमें देर हो या सवेर हो, हमें अपने इस असूली मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो कायम रहना चाहिए। अगर आपने फिर डायलॉग करके जो है वो फिर किसी जो है वो आपने कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे आना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर ये करना ही नहीं चाहिए। क्या ये कहना कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, ये गलत है? क्या ये कहना कि अवाम के मैंडेट को तब्दील ना किया जाए, लोगों को ज़बरदस्ती किंग पार्टी में शामिल ना किया जाए, लोगों को इधर से उधर ना किया जाए, तो क्या ये गलत है? अगर ये हो रहा है, होता रहा है, तो गलत होता रहा है। तो अब अगर ये कहा जाए कि ये सही होना चाहिए, तो आप मुझे बताएं कि इस बात की सपोर्ट होनी चाहिए या इस बात की सपोर्ट होनी चाहिए कि जनाब डायलॉग कर लें, बैठ जाएं, कंप्रोमाइज़ कर लें, कंप्रोमाइजिंग जो है वो कोई पोजीशन इख्तियार कर लें, क्या फ़ायदा उसका? वैसे मैं गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए वरना डायलॉग क्यों करें, तो फिर कह दें आप कि हम डायलॉग आखिर तक करेंगे ही नहीं। जिस इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात करते हैं कि ज़रूरत है, वो करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, डायलॉग के ज़रिए इस बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि इस बात को अगर तस्लीम कर लिया जाए कि आज के बाद मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाएगा और अवाम के फ़ैसले को जो है वो तस्लीम किया जाएगा, कोई अदारा जो है वो अपनी आइनी हदूद को क्रॉस नहीं करेगा, उसके बाद ठीक है करें डायलॉग, बिल्कुल फिर डायलॉग होने चाहिए। लेकिन असूली तौर पे इस मौक़िफ़ को तो तस्लीम किया जाना चाहिए ना। अगर ये मौक़िफ़ तस्लीम नहीं होता तो फिर उसके बाद आप मुझे बताएं कि फिर डायलॉग किस बात के? मतलब मुझे ये बता दें कि आप लोग इस्तीफ़े देने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आप लॉन्ग मार्च कर लें, उसके बाद अगर हुकूमत आपके इस्तीफ़ों के बाद बाई इलेक्शन करा दे, तो हुकूमत का फ़ायदा नहीं हो गया? हुकूमत और ज़्यादा मजबूत नहीं हो जाएगी आपके लॉन्ग मार्च के बाद, और आपके पास कोई कार्ड्स नहीं होंगे खेलने के लिए? शाहजेब, ये हुकूमत है ही नहीं, ये हुकूमत जो है ये नहीं चल रही। ये हुकूमत जो है इससे जो है ये मुल्क जो है इसको बेहतरी की तरफ नहीं ले जाया जा रहा। इस वक्त आपकी इकॉनमी जो है वो तबाह हो चुकी है, इस वक्त तो लोगों का रोज़गार ख़त्म हो चुका है, इस वक्त जो है ये मुल्क जो है ये यानी अगर इसी तरह से हालात रहे तो खुदा ना खास्ता जो है इसके वजूद को ख़तरा है। ना ये ख़ारजी महाज पे कामयाबी की तरफ जा रहा है, ना ये अंदरूनी महाज पे कामयाबी की तरफ जा रहा है। अगर इस मुल्क को सुरखरू करना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि इस निज़ाम को जो है जो इस वक्त डिलीवर नहीं कर रहा, इसको बदला जाए। और इसको बदला इसी तरह से जा सकता है कि आप आइन और कानून के मुताबिक जो है इस मुल्क को चलाने का फ़ैसला करें। बहुत शुक्रिया असरअल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत ने एक और बहरान में मुल्क को डाल दिया है, एक बहरान का सामना है और एक दफ़ा फिर जिम्मेदारी मीडिया पर ही डाल दी है अपनी गलती मानने के बजाय। आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत ने आदत बना ली है, गलती करो, मीडिया निशानदही करे तो गलती ना मानो, बल्कि मीडिया पर एजेंडे का इल्ज़ाम लगा दो, फिर गलती साबित हो जाए, मुल्क और आवाम का अरबों रुपए का नुकसान हो जाए, बहरान की कैफियत पैदा हो जाए, तो अपनी गलती की जिम्मेदारी भी मीडिया पर डाल दो। गंदम और चीनी के बहरान के बाद गैस के बहरान की जिम्मेदारी भी हुकूमत ने मीडिया पर डाल दी है। हम बार बार प्रोग्राम में बताते रहे कि हुकूमत सर्दियों की डिमांड पता होने के बावजूद और ये पता होने के बावजूद कि LNG मुसलसल महंगी हो रही है, हुकूमत बहुत देर से LNG खरीदने मार्केट में गई, पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। वजीर आजम नदीम बाबर से पूछें कि फायदा किसका हो रहा है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अरबों का नुकसान हुआ और फिर जनवरी में अरबों का नुकसान तो हुआ ही है, मगर गैस के बड़े बहरान का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि जनवरी के शुरू के 20 दिनों के लिए कोई सप्लायर नहीं आया। मगर हुकूमत ने अपनी गलती मानने के बजाय फिर जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी। पहले ये मानने को तैयार नहीं थे कि टेंडर देर से किया है, और अब अपनी ये गलती मानने को तैयार नहीं है कि देर से टेंडर करने की वजह से सप्लायर नहीं है। मगर वजारत पेट्रोलियम ने यह जिम्मेदारी भी मीडिया पर डाल दी है कि बड़े बड़े LNG सप्लायर्स मीडिया पर सवालात उठने की वजह से नहीं आए। यानी हमने सवालात हुकूमत पर उठाए कि आपने देर से टेंडर क्यों किए, मगर डर सप्लायर गए। शदीद सर्दियों की पेशनगोई और गैस की कमी का पहले से पता होने के बावजूद
अगस्त से मुसलसल एलएनजी की कीमतें बढ़ने के बावजूद हुकूमत ने देर से जनवरी के महीने के लिए एक साथ 6 टेंडर्स किए, मगर हुकूमत के बकौल जिम्मेदार मीडिया है। कुछ सवालात आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आज़म नदीम बाबर से पूछें कि अगर सप्लायर मीडिया की वजह से नहीं आए तो क्या सिर्फ जनवरी के शुरू के 20 दिनों में नहीं आए, आगे के दिनों में आ गए? जैसा कि आप कल का टेंडर देख सकते हैं कि शुरू के 20 दिनों के लिए कोई बिड नहीं मिली, मगर आगे के लिए मिल गई। तो सवालात जो उठाए तो हुकूमत के हवाले से उठाए गए, मगर बकौल वजारत पेट्रोलियम इन सवालात की वजह से सप्लायर नहीं आए, तो क्या वो सिर्फ 20 दिन के लिए डर गए, आगे के 10 दिन के लिए नहीं डरे? दूसरा सवाल वज़ीर आज़म नदीम बाबर से ये पूछें कि दुनिया का कोई और मुल्क है जिसने सर्दियों की शदीद डिमांड के बावजूद कोई इंतजाम ही नहीं किया था, और पाकिस्तान के दूसरे टर्मिनल की कैपेसिटी 6 कार्गो की है। दिसंबर के लिए नवंबर में 6 महंगे तरीन कार्गो मंगवाए, फिर जनवरी के लिए दिसंबर में 6 कार्गो ऑर्डर किए, और यही हाल फरवरी का है। तो क्या कोई और मुल्क है जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इतनी बड़ी डिमांड लेकर मार्केट में आया और उसका टर्मिनल पूरा खाली पड़ा था? तीसरा सवाल वज़ीर आज़म ये पूछें कि एक तो पाकिस्तान ने जनवरी के 6 कार्गोज के लिए 10 दिसंबर को बिड्स खोली हैं, मगर इतनी शदीद डिमांड के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करने की तारीख 22 दिसंबर रखी, जबकि पहली कार्गो की डिलीवरी उसके 2 हफ्ते के बाद है, यानी 8 जनवरी को। अब कौन सप्लायर है जो सर्दियों की इतनी शदीद डिमांड, फिर उस पर सप्लाई के मसाइल और फिर तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतों में ये इंतज़ार करेगा कि मैं बिड तो जमा कराऊंगा 10 दिसंबर को, मगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 22 दिसंबर को। इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि पहले ही शदीद सर्दियों और सप्लाई के मसाइल की वजह से डिलीवरी के लिए 1 महीने से कम का वक्त है, मगर फिर भी हुकूमत ने एक तो बिड देर से खोली, फिर हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखा, यानी 22 दिसंबर, हालांकि बिड 10 दिसंबर को खोली। ये वक्त ही कम कर लेते। यानी अगर हुकूमत आखिरी तारीख 22 दिसंबर को सप्लायर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है तो सप्लायर के पास एलएनजी का इंतजाम करके कराची पोर्ट पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते होंगे, और सप्लायर को पता है कि पाकिस्तान 22 दिसंबर को अचानक मना भी कर सकता है, तो वो एलएनजी का बंदोबस्त कैसे करेगा? कतर के अलावा एलएनजी कहां से लाएगा? कौन सा दूसरा मुल्क है जहां से इतने शॉर्ट नोटिस पर एलएनजी लेकर आएगा? अगर हुकूमत ने 3 महीने पहले टेंडर किया होता तो 2 हफ्तों का वक्त समझ में आता है, क्योंकि डिलीवरी के लिए ज़्यादा वक्त होता। अगर गर्मियों में टेंडर किया होता तो भी मुश्किल से काबिल कबूल होता कि गर्मियों में डिमांड कम होती है, सप्लाई के ज़्यादा मसाइल नहीं होते हैं, कहीं से डिस्ट्रेस्ड कार्गो भी मिल सकता है। हुकूमत 1-2 कार्गो की अचानक डिमांड लेकर गई होती तो भी कोई वजह समझ में आती, मगर शदीद सर्दियों की डिमांड के साथ 1 महीने के 6 कार्गो और उसमें पहले कार्गो के लिए 2 हफ्ते का वक्त। अगर ये टेंडर नाकाम नहीं होना था तो और क्या होना था? इतने बड़े रिस्क पर पूरे मुल्क को डाल दिया गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को बिड्स ना मिलना इस बात की निशानदही करता है कि सर्दियों में डिमांड कितनी ज़्यादा है और एलएनजी की सप्लाई में मसाइल हैं। यानी बिल्कुल आखिरी वक्त में ऑर्डर किया, सप्लायर को पूरा वक्त तक नहीं दिया, डिमांड का पहले से पता था, फिर भी खुद को रिस्क से महफूज करने के लिए पहले एलएनजी का कोई कार्गो ऑर्डर नहीं किया, और आखिरी वक्त तक पाकिस्तान को रिस्क पे रखा, जिसका ये नतीजा निकला कि एक तो गैस मिली नहीं, जिससे बहरान का खदशा है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान मुसलसल देर करने की वजह से 4 महीनों से महंगी एलएनजी खरीद रहा है। और फरवरी की डिलीवरी के लिए जेकेएम फ्यूचर कल $8.6 पर थे, आज $9.2 पर गए, यानी 3 महीने की ब्रेंट एवरेज पर 20% से भी ऊपर का स्लोप मिल रहा है। और पाकिस्तान को कतर के अलावा जनवरी के आखिर के लिए भी तमाम सप्लायर्स की तरफ से 20% से ऊपर का रेट मिला है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत कतर से बेहतर रेट्स पर एलएनजी का इंतजाम कर लेगी, या फिर मार्केट में कीमतें नीचे आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान फरवरी की बिड्स भी 28 दिसंबर को जाकर खोलेगा। यानी अभी फरवरी के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल अलग बाकी है। सर्दियों की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई के मसाइल अलग हैं। क्या ये सब अचानक हो गया? और पाकिस्तान को क्या महंगी एलएनजी ही मिलनी थी? और क्या मीडिया पर हुकूमत की गलतियां ना बताई जाती तो बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाते? वजारत पेट्रोलियम लफ्जी दावे कर रही है, मगर हम आपको सबूत दिखाते हैं। मुसलसल नज़र आ रहा था कि ये रिस्क मौजूद है कि इतनी देर से सर्दियों में सप्लायर्स ना मिले। सितंबर के महीने में 2 बातें नज़र आ गई थी। एक ये कि सर्दियों के लिए डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, और दूसरा ये कि सप्लाई के मसाइल सामने आ रहे हैं, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक ने तेज़ी से खरीदारी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी और सप्लाई के मसाइल भी मुसलसल रिपोर्ट हो रहे थे। हम आपके सामने हक़ाइक़ रखते हैं। 11 सितंबर को ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हुआ कि एलएनजी 8 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे में आउटेजेस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक तेज़ी से एलएनजी खरीद रहे हैं, ताकि उन्हें बाद में और महंगी एलएनजी ना खरीदनी पड़े। यहाँ तक कि कोरोना से बुरी तरह मुतासिर होने वाली मईशत भारत भी अपनी गैस की पैदावार की कमी की वजह से एलएनजी खरीद रहा है, ये ब्लूमबर्ग ने बताया। ब्लूमबर्ग ने मजीद लिखा कि कीमतें सप्लाई कम होने के खदशात की वजह से बढ़ रही हैं। यानी सितंबर में ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हो चुका था कि खदशा है कि सर्दियों में सप्लाई ना हो।
इसलिए मुख्तलिफ ममालिक कोरोना की दूसरी लहर के खदशात के बावजूद तेजी से गैस खरीद रहे हैं कि कहीं बाद में मजीद महंगी LNG ना खरीदनी पड़ जाए। इन तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद पाकिस्तान ने $5 से $5.5 की सर्दियों के लिए LNG नहीं खरीदी और अब महंगी भी नहीं मिल रही है। फिर 6 अक्टूबर को खबर छपी कि शदीद सर्दियों की फोरकास्ट की वजह से और सप्लाई मुतासिर होने की वजह से LNG की कीमतें बढ़ रही हैं। यानी फिर शदीद सर्दियों की वजह से डिमांड में इजाफे और सप्लाई में कमी के खदशे की वजह से मुख्तलिफ ममालिक LNG खरीद रहे थे। उस वक्त 20 अक्टूबर में जनवरी और फरवरी के टेंडर के इश्तिहार देकर नवंबर में अगर बिड्स खोल ली जाती तो LNG सस्ती भी मिलती और पूरी भी मिलती, मगर अब महंगी भी मिल रही है और पूरी भी नहीं मिल रही है। फिर 20 अक्टूबर को दोबारा खबर छपी कि LNG की कीमतें 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं और इसकी वजह सर्दियां भी हैं और सप्लाई मुतासिर होना भी है। यानी एक दफा फिर बताया गया कि ना सिर्फ डिमांड का मसला है बल्कि सप्लाई का भी मसला है, क्योंकि अमेरिका, नॉर्वे और नाइजीरिया में सप्लाई मुतासिर हुई है, खबर में बताया गया। उस वक्त भी अगर टेंडर करके नवंबर में खोल लेते तो LNG मौजूदा कीमत से बेहतर भी मिलती और पूरी भी मिल जाती। फिर 13 नवंबर को दोबारा खबर छपी कि भारत, रूस और दीगर ममालिक जनवरी और फरवरी के लिए LNG की तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। यह सब छपता रहा, मगर पाकिस्तान ने अभी फरवरी के टेंडर 28 दिसंबर को खोलने हैं। इन तमाम खबरों के बावजूद फरवरी का इश्तिहार ही 28 नवंबर को दिया और 28 दिसंबर को बिड्स खुलेंगी, जो आज JKM फ्यूचर में $9.2 यानी 20% का स्लोप दिखा रही है। वजारत पेट्रोलियम ने देर करके मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान अलग पहुंचाया और जनवरी के लिए गैस के बहरान की सूरत हाल अलग पैदा कर दी है। हालांकि कोरोना के बावजूद अगर किसी मुल्क को अपनी सर्दियों की डिमांड का पता था तो वो पाकिस्तान था। बाकी ममालिक इस हशो-पंच का शिकार थे कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो क्या होगा, मगर फिर भी उन्होंने LNG खरीदना शुरू कर दी। मगर वजारत पेट्रोलियम को पता था कि हमारे मुल्क में सर्दियों में गैस इतनी कम होगी कि पूरी LNG की कैपेसिटी भी कम पड़ेगी। खुद नदीम बाबर साहब के बयान देखिए। नवंबर के महीने में हम एक एडिशनल कार्गो लाके नवंबर में भी फुल चलाएंगे और दिसंबर और जनवरी तो वैसे ही फुल चलना था। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने अरेंजमेंट नहीं की हुई। आप ये समझ लें कि आज से लेके फरवरी तक ये टर्मिनल्स फुल कैपेसिटी पे चल रहे होंगे और जो शॉर्टफॉल है इन फुल कैपेसिटी सप्लाईज के बाद जो शॉर्टफॉल बच रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। दिसंबर और जनवरी में डोमेस्टिक डिमांड गैस की जो है वो 3 गुना हो जाती है। जब वो 3 गुना हो जाती है तो जितनी भी हम LNG मंगवा रहे होते हैं वो बेसिकली उसको सप्लीमेंट कर रही होती है। वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से पूछें कि जो अक्टूबर में उन्होंने फरवरी तक की LNG के इंतजामात करने का दावा किया वो LNG कहाँ है? क्यों जनवरी के पहले 20 दिनों तक इंतजाम नहीं है और फरवरी का कुछ पता नहीं है? डिमांड का पता था। दुनिया भर के मोतबर इदारे बता रहे थे कि सर्दियों में डिमांड बढ़ने और सप्लाई मुतासिर होने दोनों का खदशा है। दुनिया भर के ममालिक खरीदारी कर रहे थे, मगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और आज जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी कि हुकूमत से देर से टेंडर करने का सवाल करने की वजह से सप्लायर नहीं आए। अगर सिर्फ मीडिया पर हुकूमत पर सवाल उठने की वजह से दुनिया के बड़े बड़े सप्लायर नहीं आए तो ऐसा माजी में क्यों नहीं हुआ? आखिर के 10 दिन में सप्लायर्स कैसे आ गए? जनवरी के लिए भी सबसे कम बिड्स कतर ने दी है, वो कैसे आ गया? गुज़िश्ता 5 बरस में जितनी सियासत LNG डील और LNG टर्मिनल पर होती रही, उसके बावजूद एक भी दफ़ा सप्लायर्स क्यों नहीं भागे? आपको इसका सबूत दिखाते हैं। कतर से LNG डील और LNG टर्मिनल्स पर मुसलसल करप्शन का इल्ज़ाम लगा। LNG का तो फ्रॉड, सारे वो कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, सारे फ्रॉड भूल जाएंगे आप। ये जो LNG का फ्रॉड आने वाला है, किसी को पता ही नहीं चल रहा, कीमत ही नहीं बता रहा किसी को। हमें पता है कतर में इनका कौन आदमी बैठा हुआ है, कौन पैसे भिजवा, किसने ये कौन नेगोशिएट कर रहा है। ये इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर ये स्कैम किया जा रहा है। LNG का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कॉन्फिडेंशियल है। ये मेगा करप्शन है, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें से बड़ा पैसा निकालते हैं। ये जो खाकान अब्बासी साथ मिले हुए हैं जिन्होंने उसको भगाया है, इसहाक डार को पूरी तरह पता है कि वो जो LNG की डील है वो क्या है। मगर सप्लायर्स नहीं भागे, कतर भी नहीं भागा। फिर खबर आई कि इमरान खान और शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त LNG डील पर मुस्तरद कर दी। फिर नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। फिर शेख रशीद इस केस में नैब के गवाह बने। फिर कतर की डील से लेकर LNG के टर्मिनल पर तहकीकात शुरू हुई। सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर ही नहीं, दुनिया भर के मीडिया पर खबरें छपी, मगर कतर से LNG आती रही। हर महीने स्पॉट टेंडर भी होते रहे, बड़े बड़े सप्लायर्स टेंडर्स में हिस्सा भी लेते रहे। फिर शाहिद खान अब्बासी गिरफ्तार हो गए। टर्मिनल चलाने वाली कंपनी के खिलाफ तहकीकात होती रही, मगर उन टर्मिनल्स पर कतर की LNG भी आती रही और स्पॉट टेंडर्स भी होते रहे और सप्लायर्स भी आते रहे। सेनेट में मामला उठाया गया, हियरिंग हुई, मीडिया पर रोज इस पर प्रोग्राम होते रहे, मगर सप्लायर्स नहीं भागे।
कतर भी नहीं भागा, टर्मिनल भी चलता रहा और LNG भी आती रही। फिर 28 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि LNG केस में तहकीकात तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और फिर शाहिद खान अब्बासी जमानत पर रिहा हो गए, मगर इल्जामात फिर भी लगाए जाते रहे। फिर कतर से LNG आती रही, टर्मिनल्स भी चलते रहे और स्पॉट पर गैस भी खरीदी जाती रही। गुज़िश्ता बरस भी केस चल रहा था और पाकिस्तान ने अगस्त में टेंडर का इश्तिहार देकर सितंबर में दिसंबर की LNG खरीद ली, मगर इस साल बिल्कुल आखिर में हर महीने के लिए 6 कार्गो का ऑर्डर्स लेकर गए। हालांकि बैनुल-अक़वामी मीडिया 4 महीने से लिख रहा था कि न सिर्फ सर्दियों के लिए डिमांड ज़्यादा है बल्कि सप्लाई भी मुतासिर है। फिर LNG नहीं मिली तो जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी और बिड मिली तो कतर से मिली। हालांकि कतर के मुआहदे पर वजीर आजम ने 1.5 महीने पहले ही करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था, फिर भी कतर आ गया, मगर बड़े बड़े सप्लायर्स नहीं आए क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुताबिक मीडिया पर सवाल उठाए। इन्होंने गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर से। उस टाइम पे जो गैस थी कतर जो बिक रही थी उसका देख ले, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितने पे साइन किया, बीच में इन्होंने पैसा बनाया। उसके बाद आज 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कतर से। आज जो गैस मिल रही है हमें वो 40% कम पैसे पे मिल रही है। हम वो ले ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पे फंसा दिया। हम तो इनकी चीज़ों में फंसे हुए हैं। यहाँ वजीर आजम अक्टूबर में कह रहे हैं कि नून लीग के तवील मुद्दती सौदों की वजह से हम LNG नहीं खरीद पा रहे, बहुत सस्ती LNG मिल रही है, मगर फिर वजीर आजम को गलत मालूमात दी गई। एक तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए टर्मिनल खाली पड़ा था और डिमांड का पता था, तो वज़ीर आज़म को यह गलत बताया गया कि हम खरीद नहीं सकते। दूसरा, वज़ीर आज़म को यह गलत बताया गया कि सस्ती मिल रही है। 23 अक्टूबर को वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया, मगर उससे एक हफ्ते पहले 15 अक्टूबर को नवंबर का टेंडर खुला, जो देखिए 13.86% पर था। हालांकि नून लीग के 3 तवील मुद्दती मुआहदों में पहला 13.3, फिर 11.9 और फिर 11.6% पर था, यानी 13.8% पर महंगी LNG ले चुके थे। मगर वज़ीर आज़म को बताया कि सस्ती LNG मिल रही है मगर खरीद नहीं पा रहे हैं। फिर वज़ीर आज़म के इंटरव्यू से 14 दिन पहले 9 अक्टूबर को नवंबर के लिए टेंडर हो चुका था, जो 14.2% पर हुआ, यानी मजीद महंगा। फिर इंटरव्यू के 9 दिन बाद 2 नवंबर को दिसंबर का टेंडर खोला और 6 कार्गोज की बिड खोली तो रेट मिला 17%, यानी बहुत बहुत महंगा। और अब जनवरी के लिए 10 दिसंबर को बिड्स खोली तो शुरू के 20 दिन कोई सप्लायर नहीं आया और आखिर के 10 दिन कतर ने 17% का रेट दिया, बाकी सब ने और महंगा दिया। टर्मिनल पर जगह है मगर महंगे रेट्स पर भी कोई LNG देने को तैयार नहीं है। तो वज़ीर आज़म को ये किसने बताया कि सस्ती LNG नून लीग के मुआहदों की वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं? आज शाहिद खान अब्बासी ने भी हुकूमत को याद दिलाया कि 6 में से कम कीमत की 3 बिड्स कतर नहीं दी हैं, जिस पर इल्जामात लगाए गए थे। जो जनवरी के शिप्स हमने खरीदने हैं तो टेंडर हुआ, उसमें सबसे कम टेंडर उसी कंपनी का आया जिसको हम 2.5 साल से चोर कह रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे थे। आज हम उसी कंपनी से, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है LNG की, उससे हम 3 शिप हासिल करेंगे और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कॉन्ट्रैक्ट था उससे कोई 30% ज़्यादा पे वो शिप हासिल किए जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बात करने से पहले सोचना चाहिए। एक मुल्क जिसने हमारी मदद की, जिसने दुनिया का सबसे सस्ता लॉन्ग टर्म LNG कॉन्ट्रैक्ट जो दुनिया ढूंढती है हमें दिया, हमने उसको कटहरे में खड़ा किया। वज़ीरों ने चोर कहा, वज़ीर आज़म ने चोर कहा और आज उन्हीं से ज़्यादा महंगे दामों पर LNG लेने पर मजबूर है। मगर ये पहली दफ़ा नहीं है कि अपनी गलती का इल्ज़ाम मीडिया पर डाला जा रहा है। 2019 में खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत कतर से LNG के हवाले से तवील मुद्दती मुआहदा करने गई, फिर काबीना की बातें खुद मीडिया को लीक की, फिर खुद नदीम बाबर ने वज़ीर आज़म के आगे क्रेडिट ले लिया, मगर हुकूमत ने कतर से कम बिड आने के बावजूद टेंडर करके कतर को नाराज़ कर दिया। कतर ने जो रेट दिया, जो टेंडर्स किए, उसमें ऊपर की बिड्स आई, मगर कतर ने बिड नहीं की और नाराज हो गया और मुआहदा नहीं हो सका। नदीम बाबर साहब ने इसकी जिम्मेदारी भी मीडिया पर डाल दी। कतर क्यों नाराज हुआ? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है। वो नाराज इसलिए हुए कि जी ये सारे हम आप भाई बंद जो हमारे मीडिया वाले ने सारी ये चीजें अखबारों में छाप दी। 11.25% उस वक्त दुनिया में सबसे लोएस्ट प्राइस थी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। माजरत के साथ आप मीडिया पे डाल रहे हैं, में आ गया साहब, आप मीडिया पर डाल रहे हैं। आप ऑपोजिशन में थी तहरीक इंसाफ, तो उन्होंने कहा हम आते ही कतर के साथ डील में करप्शन हुई है उसे पब्लिक करेंगे। हुकूमत में आए तो कहा कि इसका रेट कम कराएंगे और इसे पब्लिक करेंगे। फिर गुलाम सरवर खान साहब जो उस वक्त मिनिस्टर पेट्रोलियम थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कतर के साथ हम रीनिगोशिएट नहीं करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी पासदारी करेंगे। फिर आप एक नई डील करने गए, उन्होंने आपको 11.5%
16% का रेट दिया। उसके बाद आप इंटरनेशनल बिडर्स के पास चले गए, 4 आपको बिड्स आई, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। 11.5% से कतर के मुकाबले में ज्यादा आपको रेट आए। कतर इस बात पे नाराज हुआ, उन्होंने उस बिड में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। इस बात पे वो मीडिया पे ना डाला करें सर सारी चीजें, अपनी जिम्मेदारी माना करें। नहीं, ये आप 3 चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। देखें, पहली बात ये कि कतर की नाराज़गी जो उन्होंने डायरेक्टली हमें कही कि जी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मीडिया में क्यों छापा गया, नाराज़गी उनकी इस बात पे थी। आपने मीडिया से बैठ के कहा कि 20% कम पर हमें मिल रही है, आपने मीडिया को खुद बताया वज़ीर आज़म की मौजूदगी में तो मीडिया ना छापे। मैंने नहीं, उससे पहले जो कैबिनेट में समरी डिस्कस हुई थी वो अगले दिन अखबार में छप चुकी थी। ये उसके बाद की बात है जब मैंने कहा 20% कम पे मिल रहा है। नून लीग के दौर में कहते रहे कि कतर के सारे मुआहदे को मीडिया के सामने लेकर आए, फिर खुद अपनी काबीना की मीटिंग्स और दूसरा वज़ीर आज़म के सामने बैठकर मीडिया को बताया, फिर मीडिया पर छप गया तो मीडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस रिलीज के आखिर में लिखा कि बिड्स के दरमियान इतना ज़्यादा फ़र्क इस बात की निशानदही करता है कि बिड खोल लें और डिलीवरी की टाइम के दरमियान का वक्त कीमतों का तयन नहीं करता। यहाँ फिर गलत बयानी करके गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये यही बात साबित कर रहा है कि सर्दियों की पीक डिमांड पता होने के बावजूद और सितंबर से ये पता होने के बावजूद कि सप्लाई के मसाइल हैं, वक्त पर ऑर्डर नहीं किया, और जब बिल्कुल आखिरी वक्त में ऑर्डर किया तो मुख्तलिफ ट्रेडर्स इतनी बड़ी रेंज में बड़े फ़र्क के साथ कीमतें दे रहे हैं जो कभी पहले नहीं दी गई, जो वाज़े करता है कि LNG की फराहमी यकीनी बनाना खुद ट्रेडर्स के लिए कितना बड़ा मसला है। और कोई 30% से ऊपर रेट ऑफर करे तो इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं कि या तो वो किसी दूसरे सौदे पर जुर्माना अदा करके आपको LNG देने को तैयार है क्योंकि आप 30% से ऊपर का रेट देने को तैयार हैं, या दूसरा मतलब यह है कि सप्लायर्स पाकिस्तान को एक डेस्परेट बायर के तौर पर देख रहे हैं। और अगर कतर ना होता तो सप्लायर्स कुछ गलत भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वजारत पेट्रोलियम ने बहुत देर कर दी और सप्लाई की कमी और जनवरी में ज़्यादा सर्दी की तवक्को की वजह से मार्केट में LNG दस्तियाब ही नहीं थी। और 6 कार्गोज़ की बहुत बड़ी डिमांड के साथ जब पाकिस्तान मार्केट में गया तो यही पैगाम जाना था कि ज़बरदस्त मौका है, पाकिस्तान एक डेस्परेट बायर है, जितनी ज़्यादा कीमत ले सकते हैं ले लें। फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लिखती है कि कीमतों का तयन ये बात नहीं करती कि आपने कितना पहले ख़रीदा, बल्कि ये बात करती है कि ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। तो सितंबर से लिखा जा रहा था कि डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और सप्लाई मुतासिर हो रही है। तो ये बात क्या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को पता नहीं थी या फिर जानबूझकर नज़रअंदाज की गई? मुल्क का नुकसान किया गया मगर फ़ायदा किसका किया गया? ये बात खुद वज़ीर आज़म अपने मुशीर नदीम बाबर से पूछे। आगे वजारत पेट्रोलियम ने लिखा कि ये बात भी मद्देनज़र रखें कि जो पाकिस्तान ने सस्ता तरीन कार्गो $2.23 में ख़रीदा था वो 39 दिन की बिड्स और डिलीवरी के दरमियान ख़रीदा था, और जो महंगा तरीन कार्गो ख़रीदा है वो $10.260 पर 71 दिन के बिड्स और डिलीवरी के दरमियान वक्त में फ़र्क से ख़रीदा था। यहाँ पर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम ज़्यादा भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पर भी गुमराह कर रहे हैं। कभी स्लोप बताते हैं, मगर जहाँ स्लोप कम हो वहाँ डॉलर्स में कीमतें बताते हैं, क्योंकि उस वक्त तेल की कीमत उसी कम स्लोप पर ज़्यादा होती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये $2.2 का कार्गो हुकूमत ने जुलाई में ख़रीदा जब दुनिया में कोरोना पीक पर था। और जब ये सवाल हुआ कि उस वक्त मज़ीद ख़रीदारी क्यों नहीं की, तो नदीम बाबर साहब ने जवाब दिया कि ये तो एक डिस्ट्रेस्ड कार्गो था, इसे मिसाल के तौर पर ना पेश करें। यानी आज इसे मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं, उस वक्त जब सवाल हो रहा था तो दावा कर रहे थे कि इसे मिसाल के तौर पर पेश ना करें। 27 जुलाई को टेंडर किया गया और वो मिला पाकिस्तान को 27 और 28 अगस्त की डिलीवरी के लिए 5.739% पर। मगर फिर हालांकि अगर इसी वक्त हमें पता होती जुलाई में कि अगस्त की डिमांड क्या होगी, इकोनॉमी खुल गई थी, हुकूमत दावा कर रही थी कि जी अब हम एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे और इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, मगर अगस्त में फिर एक टेंडर किया गया 15-16 अगस्त के लिए और वो आपको मिला 9.34% पर। और फिर उसके आखिर में लिखा हुआ है PLL ने कि ये SNGPL ने अचानक डिमांड हमें बता दी और अचानक हमें रिक्वायरमेंट बता दी, जिसकी वजह से हमें अचानक ये टेंडर लेना पड़ा और ये चीज़ें फोर्सिएबल नहीं थी, ये देखी नहीं जा सकती थी। तो आप अगर जुलाई में ही ये अगस्त का टेंडर भी कर लेते तो आपको 5.73% पे मिल जाता, मगर आपने अगस्त में जाके अगस्त का टेंडर किया 9.3% पर। ये तकरीबन $5 मिलियन का नुकसान बनता है। तो उस वक्त आप LNG का भी नहीं सही फैसला कर सके। आप उस पीरियड में देख लें, जितने भी टेंडर्स हो रहे थे नंबर उससे ज़्यादा था। ये जिस वक्त हमने बिड की हुई थी, बिडर के पास एक डिस्ट्रेस्ड कार्गो मौजूद था और वो हमारे स्लॉट में फिट हो रहा था। आप उससे आगे पीछे के टेंडर्स देख लें, वो 7.5, 8, 8.5। मगर आज उसी टेंडर की मिसाल दे रहे हैं। दूसरे जिस टेंडर की मिसाल दी वो नवंबर 2017 में फरवरी 2018 के लिए किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा 16% का रेट मिला। मगर यहाँ वजारत पेट्रोलियम ने 16% का स्लोप नहीं बताया, जिसका वो हमेशा इसरार करते हैं कि स्लोप बताना चाहिए, बल्कि डॉलर्स में $10.260 का रेट बताया।
क्यों? क्योंकि स्लोप आज के मुकाबले में कम थी, मगर ब्रेंट ऑयल की औसत कीमत उस वक्त $65 होने की वजह से $10.260 का रेट मिला। आज पाकिस्तान 17% के स्लोप पर $7.5 तक की गैस ले रहा है, मगर चंद माह पहले ही ये गैस 10 से 12.5% के स्लोप पर इन तेल की कीमतों पर $5.5 से $6 में मिल रही थी। ब्रेंट ऑयल गर्मियों से अब तक 20% से ऊपर बढ़ा है, मगर स्लोप 70% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर पाकिस्तान स्लोप ही फिक्स कर लेता तो अरबों रुपए बचा लेता। हम बार बार ये मामला उठा रहे हैं और यही बात आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने भी दोहराई। दिसंबर में हुकूमत ने टेंडर किया, 6 शिप खरीदे। जनवरी में 6 शिप का टेंडर किया, 3 का कोई जवाब नहीं आया। 3 शिप अभी खरीदने पड़ेंगे। शिप्स की औसत कीमत जो है 16.65 इनकी एवरेज प्राइस है ब्रेंट पर। यही शिप जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में टेंडर करते थे और उस वक्त ये शिप बुक कर देते थे। इस साल यही शिप 10% ब्रेंट के करीब मिलते। जो LNG के 9 शिप खरीदे गए हैं, ये 1% नहीं, 2% नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 70% ज्यादा रकम पाकिस्तान ने अदा की है इन 9 शिप्स पर। बाकी नुकसान तो एक जगह छोड़ दें, सिर्फ इन 9 शिप्स पर गलत तरीके से खरीदने पर, देर करने पर 15 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान का सिर्फ इन 9 शिप्स पर हुआ है। ये कारकर्दगी है आज हमारी हुकूमत की। में ब्रेक शामिल करते हैं। चीनी का क्रशिंग सीजन शुरू होने के बाद मुसलसल चौथे हफ्ते चीनी की कीमत में वाज़ेह कमी आई है, मगर गंदम की तेजी से बड़ी मिकदार में दरामद के बावजूद आटे की कीमत में एक बार फिर कमी आई है। आज जारी होने वाले ताज़ाशुमार के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.26% कमी आई है, जिसकी बड़ी वजह चीनी की कीमत में 6.97% की कमी है। रवा हफ्ते मुल्क में चीनी की औसत कीमत 81 रुपए 9 पैसे फी किलो रही, जबकि चीनी की ज्यादा कीमत 95 रुपए फी किलो रही। गुज़िश्ता 4 हफ्तों में चीनी की कीमत में 21 रुपए की वाज़ेह कमी आ चुकी है, मगर गंदम दरामद होने के बावजूद आटे की कीमत में अब तक बहुत बड़ी कमी नहीं आई है। आटे की औसत कीमत 48 रुपए 42 पैसे फी किलो रही। इससे गुज़िश्ता हफ्ते आटे की फी किलो कीमत 48 रुपए 77 पैसे थी। इसके अलावा मईशत के हवाले से एक और मस्बत खबर सामने आई है। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में भी तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़्यादा आई हैं, यानी मुसलसल 6 माह से तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही हैं, जबकि दिसंबर के पहले हफ्ते के आखिर में बैरूनी कर्जों की अदायगी के बाद मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर में भी $188 मिलियन का इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब मुल्क के ज़खायर $13.29 अरब तक पहुँच गए हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कोरोना के केसेस में इजाफे के साथ अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में मजीद 3 डॉक्टर्स की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से डॉक्टर्स की अमवात की तादाद 138 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 50 अमवात हुई हैं। एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, खुद को महफूज रखिए, मुल्क को महफूज रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।